जी बिल्कुल नुमान, हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, सबसे पहले बहुत सारे यहाँ पर जो है वो अटेंडीज का एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है ऑल्दो ये, कि CD4 और CD8 क्या है। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा वो बता दें ताकि मेरे ख्याल से आगे के आप जितने क्वेश्चंस बताएंगे वो समझ सकेंगे इजीली। ठीक है, CD4 और CD8, ये CD का मतलब आपको बहुत नजर आएगा इम्यूनोलॉजी स्टडीज में। CD बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन सरफेस मार्कर्स को कहते हैं जो कि इंसान के किसी भी सेल्स में मौजूद होते हैं। आप हेपेटोसाइट लें, आप लिम्फोसाइट लें, इवन आप प्लेटलेट्स ले लें, कोई से भी आप सेल्स लोगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं। ये जो सरफेस पे मौजूद मार्कर्स होते हैं इनको सीडी कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन यानी दो सेल्स में डिफरेंशिएट करने की जो वजह है। अच्छा, अब CD4, CD8, CD3 ये एक पूरी क्लासेस हैं CD मार्कर्स की, जो फ्यू हंड्रेड तक, 300-400 तक जाते हैं। हर सेल के लिए जरूरी है कि वो एक सर्टेन मार्कर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो बीमार नहीं है, वो सेल सही है, उस सेल्स में कोई जो है वो खराबी नहीं है। अगर कोई सेल्स, फर्स्ट करें प्लेटलेट सेल्स है, तो प्लेटलेट्स का एक सर्टेन सेट होता है। अगर आप प्लेटलेट्स के सेल लेंगे, अगर वो नॉर्मल है तो वो CD3, CD5, CD2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अगर वो उससे कुछ अलग हटके करने लगेंगे तो उसका मतलब है सेल के अंदर कुछ फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कैंसर हो सकता है या कोई और तरह की म्यूटेशन हो सकती है या सेलुलर फंक्शन में डिस्टर्बेंस। तो ये सीडी जो है ना, ये बेसिकली मार्कर्स होते हैं। ठीक है, आई होप जिसका ये सवाल था ना वो एक बार ओके लिख दे कि हाँ भाई नाउ उसको जो है वो समझ आ गई ये बात। एक्चुअली नुमान, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था, इसीलिए मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया कि आप बता दें जनरली, इसलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये जो है वो एक जर्नलाइज सरफेस मार्कर का एक नाम है सीडी, और ये डिफरेंट तरह के सीडी मार्कर्स होते हैं और हर ऑर्गेन का एक अलग होता है। ठीक है, और उसके अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं, आपके पास फर्स्ट कह रहे हैं स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल की आप देखेंगे ना सीडी मार्कर वो स्पेसिफिक है, आपके पास लिस्ट में बना लेंगे यार ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, यानी CD3, CD4, CD10, CD2, CD5, CD7, एक खास रेशियो होगा इनका मार्कर्स का, उस पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर वही स्टेम सेल किसी खास लीनिएज में जाएगा, यानी वो स्पेशलाइज होगा, तो उसके वो मार्कर चेंज हो जाएंगे। फिर वो फर्दर स्पेशलाइज होगा, चेंज हो जाएंगे, फिर वो जाके एक मेच्योर सेल बन जाएगा, तो उसकी वो बिल्कुल जो है वो फर्दर जो है वो सेट उसका जो सीडी मार्कर्स का था वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और वही इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसीलिए उसको क्लस्टर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई थिंक काफी ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन हो गया और इट्स काफी क्लियर हो गया। आगे बताइएगा महा, और क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नुमान असद मुश्ताक का ये है कि कैन वी डिटेक्ट म्यूटेटेड सेल्स बाय दिस। देखें, अब ये टर्म बहुत वास्ट है और इसको म्यूटेटेड सेल्स को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप वैसे सबसे जो आसान और मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बेहतर तरीका वो पीसीआर है। प्राइमर डिजाइन करो, खुद डिटेक्ट कर लो पीसीआर के थ्रू। यहाँ पे अगर ऐसी म्यूटेशन है जिसमें पीसीआर, जिसमें कोई प्रोटीन है जो कि किसी म्यूटेशन की वजह से एक्सप्रेस हो रही है, तो फिर तो आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर जो है वो डीएनए बेस्ड म्यूटेशन है और उसका प्रोटीन लेवल पे कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, सेल के फंक्शन वैसे के वैसे चल रहे हैं जैसे नॉर्मली चल रहे थे, तो फिर जो है आप उसको यहाँ पे डिटेक्ट, म्यूटेशन जो है सिर्फ म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए आप या तो सीक्वेंस करोगे या फिर पीसीआर करोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमान, मलिहा आमिर कहती हैं व्हाट डज साइड स्कैटर मेजर। साइट स्कैटर मेजर्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी सेल्स के अंदर कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि दो सेल्स एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी अगर उनकी जो है वो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक जैसी नहीं है। तो अगर सारे लिम्फोसाइट्स हैं स्पेसिफिक और हेल्दी हैं तो सबकी साइज और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी यानी फॉरवर्ड और साइड स्कैटर सेम होगा। दो सेल्स का फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस खतीजा का, वो कहती हैं ऑन विच बेसिस शीट फ्लूइड डिस्टिंग्विश सेल पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स रोल। हाँ, शीट फ्लूइड डजंट डू एनी रोल इन आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द सेल्स। शीट फ्लूइड का सिर्फ ये काम होता है, नॉर्मली हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, मगर शीट फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड होता है, बफर होता है, जो कि आपके सेल्स को हेल्दी रखता है, प्रॉपर मॉर्फोलॉजी में रखता है और आपके मशीन की प्रोटेक्शन यानी आपके फ्लो साइटोमीटर की प्रोटेक्शन करते हुए आपके सेल्स को एक सिंगल लाइन में लगाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग, यानी हर सेल को सिंगल लाइन में एक के बाद एक, एक के बाद एक लेजर के सामने से भेजता है।
यानी इस तरह से होता है, क्योंकि एक लेजर के सामने से फर्ज करें 5 सेल्स गुजर रहे हैं, तो अगर 5 सेल्स गुजरेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी सेल का था सिग्नल। तो उसके लिए जरूरी होता है कि शीट फ्लूइड यूज किया जाता है, जो कि सेल्स को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, और उस लिक्विड मीडियम के तहत हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग होती है, यानी सेल्स को लाइन में लगाया जाता है, एक के बाद एक 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 इस तरह जाते हैं, ताकि वो लेजर्स के जो है वो सामने से जब गुजरते हैं तो लेजर एक वक्त में एक सेल को इंटरोगेट करती है। हाँ, गुजरते तो 5000, 2000, 3000 सेल्स पर सेकंड है, मगर वो हर सेल्स को इंटरोगेट कर रही होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। एक चीज शीट फ्लूइड नॉर्मली जब यूज करते हैं, अगर कोई फ्लो साइटोमेट्री कर रहा है तो आमतौर पे शीट फ्लूइड के अंदर सोडियम एजाइड होता है, ठीक है, जो कि एक जो है वो एंटी फंगल जो है एजेंट है और कार्सिनोजेन भी होता है, तो सोडियम एजाइड। तो अगर कभी आप उसको हैंडल कर रहे हैं, ट्यूब में निकाल रहे हैं सेल रिसस्पेंड करने के लिए, वॉशिंग के लिए, तो जो शीट फ्लूइड है उसको आप जो है वो हाथ नहीं लगाते, ठीक है, ग्लव्स पहनते हैं हमेशा। ये नहीं सोचे कि ये तो सादा बफर है, कुछ नहीं होता जी। हाँ सॉरी, बताइए। नहीं, ओके। अच्छा, तफहीम का क्वेश्चन है, डज फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटरिंग अकर साइमल्टेनियसली और सेपरेटली? फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर साइमल्टेनियसली होता है। हर सेल का एक अपना फॉरवर्ड स्कैटर का सिग्नेचर होता है, एक साइड स्कैटर का सिग्नेचर होता है, यानी उसकी एक वैल्यू होती है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी पता चलता है कि आदमी मोटा है और गोरा है, आदमी लंबा है और गोरा नहीं है, यानी दो दो कैरेक्टरिस्टिक साथ होते हैं तो वो सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है नोमान, काफी लोगों ने यहाँ फिटसी के बारे में पूछा हुआ है, ये आप फिटसी क्या है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें आप, क्योंकि काफी सारे लोगों ने एक सेम ही क्वेश्चन कहा हुआ है। फिटसी जो है वो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होता है, वो जो कि किसी भी एंटीबॉडी के साथ टैग किया जा सकता है, किसी एंटीबॉडी के साथ जोड़ा जा सकता है। और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, फर्ज करें इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर कोई इंसान है, अगर आप उसको स्लैप करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, मगर आप वही स्लैप हर बंदे को करेंगे तो शायद हर बंदा आपको एक स्लैप का रिस्पॉन्स एक जैसा ना दे, जैसे एन एग्जाम्पल। तो ऐसा मॉलिक्यूल है कि जब लेजर इंटरोगेट करती है तो स्पेसिफिक सिग्नल देता है, मगर आप मॉलिक्यूल चेंज कर देंगे तो वो वेवलेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। यानी एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है जिसको एक्साइट किया जाता है। अब हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है जिसको अगर सर्टेन वेवलेंथ की लेजर से एक्साइट किया जाता है तो वो सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर एक्साइटेशन देता है। तो ये जो एक्साइटेशन है ये फिटसी की है। फिटसी के अलावा पीई की बात करें, फाइकोएरिथ्रिन, या फिर एपीसी की बात करें, या फिर एलेक्सा फ्लोर 488 की बात करें, तो हमारे पास हंड्रेड्स फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो फिटसी उनमें से एक मॉलिक्यूल है, उनमें से एक जो है वो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और जो एंटीबॉडी अवेलेबल होती है उसके साथ नॉर्मली टैग हुआ हुआ होता है, बाइंड हुआ हुआ होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कैन वी डिटेक्ट नैनो पार्टिकल्स बाइंड टू सेल्स ऑन दिस बेसिस और इज इट ओनली फॉर लिविंग सेल्स? नो, यू कैन डू। आप बिल्कुल जो सेल्स फर्ज करें, मैं आपको बताता हूँ इनकी जो रिसर्च का एरिया ये जो बात करना चाह रही है। देखिए, होता है ये कि दो तरह जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो वो सेल के आउटर सरफेस पे बाइंड हो रहे होते हैं या फिर सेल उनको इंजेस्ट कर रहा होता है, सेल में वो सेल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। तो ऐसे नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं जो फ्लोरोसेंट डाई के अंदर जो है वो हुए हुए, यानी इनटेक हुए हुए। आप करोगे ये कि अगर कोई सेल जिस पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो नैनो पार्टिकल्स आमतौर पे होते हैं वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होते हैं, या फिर कोई ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए मशीन को पता चल सके, या तो उसका फॉरवर्ड स्कैटर बढ़ जाए, यानी साइज थोड़ा बढ़ जाए जब वो पार्टिकल्स को इनटेक करे, या कोई ऐसा ट्रिगर होना चाहिए कि जिससे आपको डिफरेंशिएट कर सके ऐसे सेल्स में जो बाइंड हो चुके हैं, ऐसे सेल्स में जो बाइंड नहीं हुए, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे सऊदीया में रियाद में मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके पास वो क्या करते हैं, वो नैनो फैब्रिकेशन और नैनो उसकी लैब है उनकी, तो वो यही करते हैं, सेल लाइंस को नैनो पार्टिकल्स के साथ जो है वो ट्रीट कराते हैं। तो अगर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, फ्लोरोसेंट में डिबोए हुए, फ्लोरोसेंट के अंदर डाले हुए नैनो पार्टिकल्स जो है वो सेल इंटेक करता है, तो वो सेल के अंदर जाने के बाद भी उन सेल्स को पॉजिटिव कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि ये वाले सेल्स, इतने सेल्स ने ये वाले गोल्ड नैनो पार्टिकल्स या ये वाले नैनो पार्टिकल्स को इंटेक किया, ठीक है। तो बिल्कुल आप सेल्स भी यूज कर सकते हैं और नैनो पार्टिकल्स वाली जो रिसर्च है उसमें भी फ्लो साइटोमेट्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज़ैनब शब्बीर कहती हैं, कैन वी यूज मल्टीपल डाइज फॉर डिटेक्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स? दोबारा बोलिएगा। कैन वी यूज मल्टीपल डाइज फॉर डिटेक्टिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स? यस, मल्टी कलर एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि आप जो अपने फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको केयरफुली सिलेक्ट करें।
ऐसे ना हो कि उनकी एक्साइटेशन और जो इमिशन है वो सेम बैंडविड्थ में हो, सेम रेंज में हो, ठीक है। तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल डिटेक्ट करने पड़ेंगे जो कि डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करें, यानी डिफरेंट तरह के फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे और आप उसके डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ वो टैग हुए होंगे, तो आप उसको इजीली मल्टी कलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। वसील तारिक कहते हैं फॉर इंट्रासेलुलर एग्जामिनेशन कैन इलेक्ट्रोपोरेशन बी यूज्ड? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन आप क्यों करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन की इसलिए जाती है कि जीन आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं सेल्स में, यहाँ पे आपको कराने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोपोरेशन, क्योंकि आप जो है वो सेल्स को फिक्स करेंगे। स्पेसिफिक मेथड होता है एथेनॉल के अंदर और डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, ठीक है। कोल्ड आइस कोल्ड एथेनॉल होता है, उसके एक सर्टेन ग्रेडियंट उसमें आप रन करते हैं तो उससे सेल फिक्स हो जाते हैं और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो कोई भी चीज सेल के अंदर इजीली चले जाती है, क्योंकि फ्लो साइटोमेट्री में जब मशीन में एक बार सेल जाएगा तो सेल ने तो मरना ही मरना है, इलेक्ट्रोपोरेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोपोरेशन जब की जाती है जब सेल के अंदर आपने कोई चीज भेजनी और सेल भी हेल्दी रहे, अलाइव रहे और वो जीन को इनटेक कर ले। जैसे जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं, सेल्स के साथ कोई जीन रिड्यूस करा रहे होते हैं, तो जीन अंदर चले गई, प्लाज्मिड चला गया, फिर वो बंद हो गई, सेल नॉर्मल हो गया, सेल ने प्रोटीन बनानी शुरू कर दी, तो वो तो इस वजह से इलेक्ट्रोपोरेशन यूज की जाती है। यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा और अननेसेसरी स्टेप होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेल जब मशीन में जाएगा तो लाजमी सेल ने मर ही जाना है। हाँ, अगर आप सेल सॉर्टिंग कर रहे हो तो उसमें वो है एक डोमेन बन सकता है रिसर्च का, कि वो भाई आपने इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए जीन रिड्यूस कराई है या माइक्रो इंजेक्शन किया है, तो उसके बाद फिर आप उसको फ्लो साइटोमेट्री में रन करें। ठीक है। इकरा का क्वेश्चन है वी कैन मेजर और सेपरेट टोटल काउंट बाय दिस टेक्निक? क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम सेपरेट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं टोटल काउंट इस टेक्निक के जरिए? बिल्कुल, जब आप सेल्स को रन करते हो तो सबसे पहले तो सेल्स यही मशीन यही मेजर करती है कि कितने पार्टिकल्स पास हुए, यानी फर्ज करें वो कहती है कि 70 माइक्रोलीटर या 100 माइक्रोलीटर पास हुए, तो वो काउंट करती है 100 माइक्रोलीटर के अंदर कितने सेल्स थे, तो उसकी बेसिस पे वो ये बताती है कि आपकी ओरिजिनल सेल कंसंट्रेशन क्या थी जो आपने मशीन में रन करी। पहली चीज तो ये। फिर उसके बाद अब जब सेल एनालाइज हो रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर, चाहे वो फॉरवर्ड स्कैटर हो, चाहे साइड स्कैटर हो, चाहे वो कोई फ्लोरेसेंट पॉजिटिव सेल्स हो किसी भी एंटीबॉडी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको आप सेपरेट स्टैटिस्टिकल नंबर में डाल सकते हैं। यानी उसको आप देख सकते हैं कि भाई 10 मिलियन सेल में से 35% सेल्स ये वाले थे, 20% सेल्स ये वाले थे। जिसकी परसेंट देख रहे हैं उसके आप नंबर भी देख सकते हैं कि कितने सेल्स थे, यानी 2000 थे, 5000 थे, 5 लाख थे, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। महरीन कहती हैं अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं वाया नैनो पार्टिकल्स तो क्या ये टेक्निक यूजफुल होगी? क्यों नहीं, देखें ये बहुत ज्यादा एक ओपन क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप कौन से यूज कर रहे हैं। देखें पहली बात तो है कि इस वक्त जो आप कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें वो आप बात करें अपनी पेट्री डिश के अंदर, वो कैंसर ट्रीटमेंट की जो रिलेटेड स्टडीज आप करिए पेट्री डिश के ऊपर, उसका कंपैरिजन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको किसी बंदे को कैंसर है उसको आप पार्टिकल देने से बिल्कुल अलग है। कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि एक सेल को आपने कोई नैनो पार्टिकल दिए और उससे वो जो है उसका कैंसर रुक गया, फर्ज करें किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू। ये नहीं कर सकते कि वो सेम दे दें, हाँ भाई शबीर भाई आपको कैंसर है आप ये खा लें, तो वो कभी भी उसको रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे। तो अगर हम पेट्री डिश की बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम जो है वो जरूर उसको यूज कर सकते हैं, मगर उसमें मल्टीपल इम्प्लीकेशंस आती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल मॉडल में लाने के बाद और फिर जो है वो ट्रांसजेनिक मॉडल्स में, एनिमल मॉडल्स में लाने के बाद और बहुत आगे जाके फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे उस ट्रीटमेंट को लाते हैं, ठीक है। ठीक है। मलिहा का क्वेश्चन है व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ हिस्टोग्राम? एक्स एक्सिस ऑफ हिस्टोग्राम, देखिए एक्स एक्सिस ऑफ हिस्टोग्राम पे कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कोई एक फ्लोरोसेंट पैरामीटर हो सकता है, जैसे फर्ज करें डीएनए वाली बात हमने की थी, तो जो डीएनए वाली जो पॉपुलेशंस होती हैं तो उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, जैसे फर्ज करेंगे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक हिस्टोग्राम है। इस हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पैरामीटर आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं मशीन में। जैसे यहाँ पे CD20 सेल्स हैं, तो ये वाले वो सेल्स हैं जो कि तादाद में बहुत ही कम है और CD20 के लिए नेगेटिव है, यानी ये वाले सेल्स CD20 एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो सेल CD20 एक्सप्रेस कर रहे हैं ये वो सेल्स हैं जो थोड़ा सा CD20 एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वाले सेल्स वो हैं जो CD20 बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये वाले सेल्स हैं जो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। नहीं, इसको इस तरह बोलेंगे इनकी तादाद जो है वो कम है क्योंकि पीक नीचे जा रही है, मगर एक्सप्रेशन जो है CD, ये वाले जो सेल्स हैं इसका सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन है CD20 का, क्योंकि ये हमारे सिग्नल का लॉग है, यानी सिग्नल आगे जाते जा रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है सिग्नल, ठीक है।
ठीक है, सलमा कहती हैं कैन वी यूज साइटोमेट्री फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल और बैक्टीरियल सेल और इट विल ओनली यूज फॉर ह्यूमन सेल डिटेक्शन? ठीक है, देखें बैक्टीरियल की तो यूज हो सकता है, अब वायरल के लिए डिपेंड करता है कि वायरल साइटोमीटर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि इतना सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये बात, जैसे अभी कोरोना का चक्कर चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो लोगों को सेल साइज का शायद आइडिया नहीं हो, मगर हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे पास बैक्टीरिया नॉर्मली 0.2 माइक्रोन से ऊपर होते हैं, ठीक है। आमतौर पे जो बैक्टीरिया जो साइज है वो 0.2 माइक्रोन यानी 200 नैनोमीटर से बड़े होते हैं ज्यादातर, और जो हमारे पास वायरल पार्टिकल्स हैं वो 50 नैनोमीटर से लेके 200-300 नैनोमीटर तक होते हैं। तो अगर कोई फ्लो साइटोमीटर इतना पावरफुल है कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। उसके लिए करेंगे ये कि ऐसी एंटीबॉडी खरीदेंगे जो कि वायरस की प्रोटीन से बाइंड करती है, और आपको पता होगा किसी ने अगर डायग्नोस्टिक लैब में काम किया तो वहाँ पे आमतौर पे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मिलती हैं, यानी वो किट में मौजूद होती है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी के वायरस को डिटेक्ट करने वाली एंटीबॉडी है, या उसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने वाली एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इस तरह से आप वो एंटीबॉडी अगर जनरेट हो रही है उसके साथ आप कैप्चर करके फ्लो साइटोमेट्री में डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये बात याद रखिए, वायरल पार्टिकल का फॉरवर्ड साइड स्कैटर बहुत छोटा होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे होगा, 0 के करीब करीब। ये शायद नजर भी ना आए अगर फ्लो साइटोमीटर सेंसिटिव नहीं है तो। ठीक है, सही है नुमान। क्या टॉक्सिन्स हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लो साइटोमेट्री से? देखें, अगर आपके पास एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं किसी सर्टेन टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट, तो आप बिल्कुल उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर उसके लिए ना, टॉक्सिन डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड से ज्यादा जो अच्छे मेथड है वो है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, इसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, तो सेलुलर रिलेटेड आप एनालिसिस करते हो यहाँ पे। अगर किसी को करनी है तो उसके लिए डिफरेंट स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स होते हैं टॉक्सिन, उसके लिए जो किट्स होती हैं आप उसको रन करते हैं, बहुत बेसिक भी होती हैं और स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो उस पे जो है, जैसे एलसीएमएस हो गया, एचपीएलसी पे भी आप कर सकते हैं एनालिसिस टॉक्सिन्स का। इम्यूनो एसेज आपको मिल सकते हैं बहुत सारे जिसमें आप एंटीबॉडी यूज होंगी। मगर यहाँ पे हम बात करें फ्लो साइटोमेट्री की, तो ज्यादातर यहाँ पे आपके जो सैंपल टाइप होगा वो सेल होगा, ठीक है। और टॉक्सिन ठीक तो है, आपको पता है एक छोटा सा मॉलिक्यूल हो सकता है कोई भी। ठीक है। हलीमा पूछ रही है कि क्या हम इससे सिर्फ प्रोटीन ही एनालाइज कर सकते हैं या लिपिड्स भी हम कर सकते हैं? देखें, अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। लिपिड, हम यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है लिपिड पे तो कोई एंटीबॉडी बाइंड डायरेक्टली होगी नहीं, क्योंकि लिपिड बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो डायरेक्टली कोई इसमें सर्टेन एपिटोप भी नहीं होता। लिपिड के लिए डाइज यूज होती हैं, जो लिपिड एफिनिटी वाली डाइज होती हैं। अब आपको पता है कि कुछ ऐसी डाइज हमारे पास होती है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हमारे पास ऐसी डाइज होती हैं जो कि लिपिड से बहुत मोहब्बत करती हैं, लिपिड्स को स्टेन करने में हेल्प करती हैं। अगर कोई ऐसी फ्लोरोसेंट डाई यूज करें, ठीक है, होती है बहुत सारी ऐसी डाई यूज करें जो कि लिपिड्स को सेल के अंदर चली जाए और सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर लिपिड्स हैं उसको स्टेन करे, तो आप उसको फ्लो साइटोमेट्री में रन करें और आप जो है वो उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मैं बताऊँ क्या मकसद होगा, ऐसे सेल जिसमें ज्यादा लिपिड कंटेंट है, जिसमें कम लिपिड कंटेंट, आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के बाद, तो वो जो है वो फ्लोरेसेंट डाई यूज करनी पड़ेगी। वो डाई होगी, वहां पे कोई एंटीबॉडी का चक्कर नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ एक प्लेन डाई होगी, फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, मदिया कहती हैं कि क्या हम सिर्फ जो है वो इससे तमाम सेल टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल न्यूरॉन्स? दोबारा बोलिएगा, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने मिस किया। मदिया कहती हैं डज एनी सेल टाइप कैन बी एनालाइज्ड थ्रू फ्लो साइटोमेट्री, फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स? बिल्कुल, तो जो है वो जी, हर तरह के सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी तो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉर्मली जो न्यूरॉन्स है वो स्पिंडल शेप्स होते हैं। तो आप जो है तकरीबन हर तरह के सेल्स की फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हैं, बिल्कुल। इवन यीस्ट की भी फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हैं, बैक्टीरिया की भी कर सकते हैं, स्पर्म्स की भी कर सकते हैं। हर सेल की फ्लो साइटोमेट्री आप तकरीबन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बतुल पूछती हैं डज इमेजिंग फ्लो साइटोमेट्री रिक्वायर माइक्रोस्कोपी? नो, उसके अंदर उसकी अपनी जो माइक्रोस्कोप है, हाई पावर हाई स्पीड माइक्रोस्कोप, वो इनबिल्ट होती है उसके अंदर, जो कि किसी आम माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक माइक्रोस्कोप में आप एट अ टाइम 10,000 सेल नहीं देख सकते, 20,000 सेल नहीं देख सकते। आप ज्यादा से ज्यादा फ्यू हंड्रेड सेल्स देख के आप अपना कंक्लूजन डाल देते हो कि यार ये वाली इमेज अच्छी आ रही है, पब्लिश कर दो, चलो। अगर जो फ्लोरोसेंट है उसमें आपके पास 1 लाख इमेजेस भी आ सकती हैं, ठीक है। मैंने बताया ना, फ्यू थाउजेंड पर सेकंड, तो आप अगर 10 सेकंड तक उसको रन करते हैं 50,000 इमेजेस आएंगी, तो उसमें आप जो सबसे अच्छी वाली इमेज है वाली पब्लिश करें, तो उसमें ज्यादा बेहतर जो है डेटा एनालाइज होगा। तो उसमें माइक्रोस्कोप की अपनी इनबिल्ट होती है, इस वजह से काफी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, नुमान क्या आप फ्लूइडिक्स का जो टॉपिक है वो रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फ्लूइडिक्स के जो है वो दो फंक्शन है, एक ये कि सैंपल को इनटेक करना,
और उसको एक सिंगल लाइन में हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के जरिए, हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग यानी शीट फ्लूइड को, किसी लिक्विड को यूज करते हुए सेल को फोकस करना एक लाइन में, ठीक है। इस तरह फोकस करना कि एक सेल एट अ टाइम लेजर के सामने से गुजरे। तो जो ये लेजर के सामने से जो सेल गुजर रहा है, इसको जो करने में प्रेशर, वैक्यूम यूज हो रहा है, लिक्विड अपटेक हो रहा है, सॉल्यूशन जिसमें सेल सस्पेंडेड है, ये फ्लूइडिक्स का काम है, ठीक है। इसमें पंप होते हैं, सिरिंजेस होती हैं ऑटोमेटिक, तो वो सेल सैंपल को इनटेक कर रही होती है। अब आपने मशीन को बोला भाई 1 माइक्रोलीटर पर सेकंड की स्पीड से लेना सैंपल, तो ऑल्दो ये स्पीड बहुत स्लो है, पर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको फ्लूइडिक्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और वो जो सैंपल आपने लिया है जब एनालाइज हो जाएगा तो वो वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नुमान, इकरा पूछ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी लैब्स में इन टेक्निक्स को अप्लाई किया जा रहा है या कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं? फ्लो साइटोमेट्री की आइडिया जी। फ्लो साइटोमेट्री बहुत जगहों पे यूज होता है, डायग्नोस्टिक लैब में यूज होता है, रिसर्च सेंटर्स में यूज होता है सॉरी, तकरीबन हर रिसर्च सेंटर में फ्लो साइटोमीटर जो है वो होते हैं। हेमाटोलॉजी लैब्स में होता है, जो बाकी जो है वो प्लांट की जो रिसर्च की लैब्स होती हैं उसमें होता है। तकरीबन हर मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो है, और जो हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक लैब्स है वहां पे होता है। ठीक है। शाहिद हुसैन पूछते हैं कि डज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स प्लेज अ रोल इन सेल सॉर्टिंग? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसी के जरिए सेल्स को चार्ज किया जाता है, डिफरेंट सिग्नल्स की बेसिस पर उनको सेपरेट किया जाता है। तो टोटली डिफरेंट टॉपिक है। और उसमें होता ये है कि जब आपके पास दो सेल्स पता चल गए कि ग्रीन सिग्नल वाले 5 सेल्स हैं और ब्लू सिग्नल वाले 5 सेल्स हैं, तो अगर आपको सेपरेट करना है, ठीक है, तो आप उसको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए सेल्स को, बेसिकली मैग्नेट्स होते हैं, सेल्स को चार्ज किया जाता है, और डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट तरह चार्ज करके मैग्नेट के जरिए जो सेल कलेक्शन है वो डिफरेंट ट्यूब में की जाती है। ये बेसिकली सॉर्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब तो उससे भी ज्यादा एडवांस मेथड जो है वो आ गए हैं इक्विपमेंट में, अगर सॉर्टर्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज्यादा प्रिसाइज फंक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग हैं, तो किसी ने मुझसे लास्ट तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले, मैंने ये उससे पहले भी दी थी सिमिलर सेमिनार, उसमें मुझसे पूछा था किसी ने कि क्रिस्पर में जो है वो सेल सॉर्टिंग यूज हो सकती है। तो बिल्कुल, अब क्रिस्पर में फर्ज करें आपने जो है वो कोई जीन नॉकआउट किया, तो अगर आपने नॉकआउट की है तो अब आपने ये करना ये है कि पहले तो ये चेक करना है कि कौन से सेल में नॉकआउट हुई, और सिर्फ ऐसे सेल्स को लेना है जिसमें वो प्रॉपरली नॉकआउट हो चुकी है। तो उसके लिए जो भी आपने वेक्टर यूज किया है, जो भी मेथड यूज किया, वो इस तरह से होगा कि उसमें एक फ्लोरोसेंट प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही हो, ऐसी प्रोटीन जो कि सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर सेल में सिर्फ उन सेल्स में एक्सप्रेस होगी जिसमें सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन जीन हो चुका है। यानी एक बाहर से जो जीन आपने डाल रहे थे या नॉकआउट कर रहे थे, जो भी मैकेनिज्म आपका टारगेट था, उस टारगेट में जो भी कुछ कर रहे थे, वो फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होनी शुरू हो गई। तो आप सॉर्टर में जाओगे, सॉर्टर में आप जो है वो सिर्फ उस सरफेस स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करोगे और उससे सारे वो सेल आप सेपरेट कर लोगे। तो फर्स्ट करो 1 मिलियन सेल थे, 1 मिलियन में से सब ऐसा पॉसिबल है कि 1 मिलियन सेल्स को आपने ट्रीट किया तो उसमें से सिर्फ 5,000 सेल्स पॉजिटिव आए हो, बाकी सब बिकॉज ये जो डिफरेंट जीन रिलेटेड टेक्निक्स होती है, इसका जो सक्सेस का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सेल जो है वो यूज टू नहीं होते इन टेक्निक्स के, और वो ज्यादा हैप्पी नहीं, सेल्स इतना ज्यादा खुश नहीं फील करते इन चीजों के साथ में। तो बहुत कम सेल्स होते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त करके पॉजिटिव जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर पॉजिटिव जो है वो क्लोन्स बन पाते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए भी सॉर्टिंग की जाती है। फिर उसका आपने पीसीआर करना है या फिर आपको उसको कल्चर पे लेके जाना है, क्योंकि शुरू में तो बहुत कम सेल कलेक्ट हुए ना, आपने उसको मल्टीप्लाई करना और देखना है कि कितने इसमें से स्टेबल सेल है, ताकि आगे पीसीआर कर सकें या फिर जो भी करना है आप उसको कर सकें, ठीक है। ठीक है। हिबा पूछती हैं व्हाट इज साइटोकाइन बीड बेस्ड? ऐसे जी, साइटोकाइन बीज बेस्ड ऐसे ये होते हैं कि जब जो है वो डिफरेंट साइटोकाइंस जो है आप उसको क्वांटिफाई करते हैं बीड्स के जरिए। तो बीड होती है, बीड पे ये एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और जो है वो इसमें होता है कि बीड है, बीड के ऊपर एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करती हैं, एलाइजा करती है। हर एक जो है बीड अपने ऊपर एक खुद डिफरेंट एलाइजा होता है, तो वो पूरा एलाइजा करती हैं, ठीक है, और वो क्वांटिफिकेशन करती हैं डिफरेंट जो है वो साइटोकाइंस की। ठीक है। शोएब पूछते हैं विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग शोज द मैक्रोफेजेस? देखें, ये बताना इस वक्त के कौन से करते हैं ये मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से कि जब आप पूरा प्लॉट आपके सामने होता है ना, फिर पता चलता है, क्योंकि एक फ्लो साइटोमीटर का जो स्कैटर प्लॉट है वो दूसरे फ्लो साइटोमीटर जरूरी नहीं मैच करता हो, मगर जो उनमें
रेजोल्यूशन है, जो डिफरेंस है पॉपुलेशन के बिटवीन, वो सेम होता है। यानी वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाले सेल्स यहाँ आते हैं, ये वाले सेल्स यहाँ आते हैं। तो जो भी आपके पास सेल्स हैं उसका जो है वो कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि इसका जो है वो फॉरवर्ड स्कैटर 10 यूनिट है और साइड स्कैटर कोई भी फ्लो साइटोमेट्री का कोई उठा लेंगे, उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता कि भाई ये वाले सेल जो है वो फॉरवर्ड स्कैटर इतने नैनोमीटर होगा, इतने मिलीमीटर, क्योंकि जो फ्लो साइटोमेट्री की जो यूनिट्स होती हैं वो आर्बिट्रेरी यूनिट्स होती हैं, यानी वो यूनिट जो है कोई फिक्स नहीं होती कि 10 यूनिट, 10 पिकोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोमोलर, इस तरह नहीं होता। अब वो एक रेलेवेंट यूनिट होती है जिसमें बड़े और छोटे में डिफरेंस महसूस कर सकें, ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटर, कम फॉरवर्ड स्कैटर में, ज्यादा साइड स्कैटर, कम साइड स्कैटर, डिफरेंस कर सकें बस। इस वजह से दो मशीन का डेटा आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इसका प्लॉट यहाँ आ रहा तो ये वाला सेल्स भी दूसरे का मशीन में यहीं आना, ठीक है। ठीक है, इकरा पूछती है फ्लो साइटोमेट्री कैन बी यूज्ड टू चेक जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल, जीन एक्सप्रेशन आप इसमें कर सकते हैं, बस उसके लिए डिफरेंट तरह के ऐसे होने चाहिए कि जो mRNA से, क्योंकि जब आप जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो आपका टारगेट लाजमी mRNA होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो mRNA के कॉम्प्लीमेंट प्रोब ऑर्डर करें, उस प्रोब पे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होगा और किसी मेथड के जरिए उस प्रोब को सेल के अंदर डाल दें। जब वो सेल के अंदर जाएगी तो वो सिर्फ उस mRNA से बाइंड करेगी जो कि जिसकी वो कॉम्प्लीमेंट है, और आप उस पर जो प्रोब है यानी mRNA की जो प्रोब है उस पर आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये थोड़ी सी जो है इसमें ग्रे एरिया है कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है इस टेक्निक के। ठीक है, मोहम्मद दाऊद पूछते हैं इज इट पॉसिबल टू चेंज द लोगैरिथम स्केल इन एक्स एक्सिस इन फ्लो साइटोमेट्री हिस्टोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, देखें देखें, अब आपका सवाल अगर ये है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 4, 5, 6, 7, ये नहीं कर सकते। ये मशीन की सेंसिटिविटी, इक्विपमेंट सेटिंग और उसकी पावर के हिसाब से होता है कि वो क्या है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर लीनियर स्केल है या लॉग स्केल है, जैसा कि मैं समझा दूं, ये देखिएगा, ये है 0, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, 10,000, ये देख रहे हैं, ये आपके पास लॉग स्केल है। अगर आपका मकसद ये है बोलना कि हम क्या इस स्केल को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको लॉग स्केल से लीनियर स्केल में ला सकते हैं। अब कोई मुझे पूछेगा लीनियर स्केल क्या होता है? लीनियर स्केल ये होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और इस तरह से आप यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है आपको बहुत बड़ा स्केल चाहिए होगा, यानी रेजोल्यूशन कम होगी। हम लॉग स्केल जब यूज करते हैं जब हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन बहुत बड़े एरिया में रिजॉल्व हो, तो आप उसको इजीली विजुलाइज करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो है 100 से लेके 1000 के बीच में, यानी फर्ज करें 100 से लेके 1000 यूनिट तक आपके पास जो है वो सिग्नल फैला हुआ है। अगर आप इसको लीनियर स्केल पे लेके जाते तो वैसा होता 10, 100, 200, 300, तो फिर वो बहुत लंबा स्केल बनाना पड़ता है और ये जो इतनी शार्प पीक आ रही है ये ब्रॉड हो जाती है। तो इसमें सिर्फ मैथमेटिकल गेम है। ये आप देख रहे हैं ना 10 पावर 1, 10 पावर 2, ये सिर्फ ये जो है वो समझने के लिए और डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि कभी कभी सेल जो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, तो ये लॉग स्केल ना उस वेरिएशन को शॉर्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि 100 से लेके 1000 के बीच में कितने सारे यूनिट आ गए, मगर आपने देखा है कि इस स्केल को इन्होंने किस तरह से जो है वो सिंपल में रिजॉल्व कर दिया। तो आप उसको लीनियर स्केल में कर सकते हैं, ये लॉग स्केल है, लीनियर स्केल में भी कर सकते हैं, मगर हर एक्सपेरिमेंट में लीनियर स्केल लॉग स्केल की प्रायोरिटीज होती है। सेल का बिहेवियर कैसा रहा है पिछली पब्लिकेशन में, उसी तरह से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है और वो सेम मेथड यूज किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, इरफान पूछते हैं कि क्या हम एंटीजन और एंटीबॉडी इस टेक्निक से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखें, एंटीबॉडी एंटीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मेथड होता है वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगर आपका एंटीजन जो है वो सेल में प्रोड्यूस हुआ है और उसमें कोई टैग मौजूद है, हिस टैग या कोई सा भी टैग मौजूद है, तो आप उसको हिस टैग के जरिए, कॉलम्स के जरिए प्योरीफाई कर सकते हैं। इस मेथड में आप प्योरीफिकेशन कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्वांटिफिकेशन है तो देखा जा सकता है कि क्या जो है वो कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, सेल के अंदर है, सेल के बाहर है, तो इस तरह से उसको किया जा सकता है। मगर बेसिकली जो है वो डायरेक्टली आप इसमें प्रोटीन जो है वो प्योरीफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मोहम्मद दाऊद पूछते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर सेल साइकिल एनालिसिस इस टेक्निक के थ्रू? देखें, ऑप्टिमम कंडीशन कुछ भी नहीं होती। ऑप्टिमम कंडीशन ये होती है कि आपके सेल्स हेल्दी हो, आपके सेल्स पे कोई स्ट्रेस ना हो, आपका जो है वो कल्चर की जो कॉन्फ्लुएंसी है वो 90% हो, ठीक है, और जितने सैंपल आप रन करें, जितने फ्लास्क रन कर रहे हैं, सब में कॉन्फ्लुएंसी सेम होनी चाहिए।
सेल पे कोई ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो, बहुत ज्यादा वर्टेक्स ना करें, बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूज ना करें। जब भी सेल को आप रखें, स्पेशली जो है वो एंटीबॉडी से जो है वो कंजुगेट करने के बाद, एंटीबॉडी से साथ इंक्यूबेट करने के बाद तो डार्क में रखें। और मैं तो हमेशा कि जो हमने आज से 7-8 साल पहले सीखा था पीसीएमबी में, कि जिसमें जो है वो आप हमेशा अपने सेल्स को आइस में जो है वो रखते हैं, ब्लैक बॉक्स होता है और आइस में उन सेल्स को आप रखते हैं। ठीक है, ठीक है। इज हेमेटोलॉजी एनालाइजर इज अ टाइप ऑफ फ्लो साइटोमीटर? यस इट इज, ठीक इट है। इज। अगर उसका फंक्शन लिमिटेड होता है तो सिर्फ बेसिक सेल मॉर्फोलॉजी देखता है, कि वो आपको वो बता देता है कि कितने कौन से सेल्स कितने हैं, यानी वो हमारी ब्लड रिपोर्ट आ रही होती है ना, तो ब्लड रिपोर्ट और हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स पे डेवलप होती है। अच्छा, आप देखें कोई एक सवाल करता है तो मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं ताकि जो बाकी लोग हैं उनको समझ आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों को शायद ये बहुत ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, मगर ये कि जो उन लोगों को भी ये बात पता चल रही है जिनको नहीं पता। जी आगे। अच्छा नुमान, काफी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हेमेटोलॉजी लैब के अंदर जो ब्लड पिक्चर टेस्ट हो रहा था, तो और जो उसके अंदर सेल काउंटिंग टेक्निक होती है, और जो इमेजेस जो आजकल तो ऑनलाइन जो लैब्स हैं, बड़ी लैब्स हैं जो ऑटोमेशन पर हैं, तो क्या वो यही टेक्निक यूज कर रही हैं सेल काउंटिंग के लिए, सेल इमेजिंग के लिए? देखिए, सेल इमेजिंग के लिए जो कर रहे होते हैं, जैसे किसी ने फिश के लिए कोई टेस्ट दिया या कोई और है, जैसे हिस्टोलॉजी के जो होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री रिलेटेड जो होती है स्टडीज, ये जो टेस्ट होते हैं कैंसर के स्पेशली, जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू बायोप्सी। जो बायोप्सी कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी, तो उसमें वो डिफरेंट एंटीबॉडी के साथ सेल्स को ट्रीट करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर होता है वो काम, और माइक्रोस्कोप से लेके पिक्चर्स लेते हैं। तो वो कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप कंप्यूटर से जुड़ी होती है, पेशेंट आईडी आ रही होती है, वो जो पिक्चर लेते हैं उसके बाद उसको अटैच करके पूरा अपना ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि इस बंदे का जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। बाकी जो हेमाटोलॉजी में होता है तो उसमें जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं वो सैंपल एनालाइज करते हैं, तो वो डेटा उसका जो है वो जमा हो जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ कुछ लैब्स में LIS के जरिए, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो सेंड भी हो जाती है, कभी कभी काउंटर पे आती है, वो प्रिंट करते हैं आपको दे देते हैं, इवन वो रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो डिफरेंट ऑटोमेशन, मशीन के ऑटोमेशन के अलावा इंफॉर्मेशन, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑटोमेशन होती है, कि वहां पे टेस्ट हो रहा है, बंदा लैब से उठ के नहीं आया, उसका रिजल्ट यहाँ पहुंच गया और प्रिंट हो गया, या फिर बंदे को ऑटोमेटिक ईमेल, ऐसा जो है पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। ठीक है। अल्तमश खान का क्वेश्चन है कि इस पूरे प्रोसीजर या इस पूरी टेक्निक के दौरान क्या कंटेमिनेशन बाहर से हो सकती है, आउटसोर्स से, और क्या इसके अंदर बायोसेफ्टी लेवल कंसिडर किए जाने चाहिए? महा, आपका क्वेश्चन दोबारा से पूछिएगा, सॉरी। Is contamination can be an issue for performing flow cytometry? Does biosafety levels considered during this process? देखिए, नॉर्मली जो है वो BSL-1 और BSL-2 बोथ आर फाइन। अगर BSL-2 है तो बहुत अच्छा, नहीं तो BSL इट्स ओके फॉर रनिंग ऑफ फ्लो साइटोमेट्री लैब, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि सेल्स आप जो है वो कल्चर नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे। नॉर्मली जो सेल्स आप करते हो उसमें इतने ज्यादा हाईली इन्फेक्टेड पैथोजेंस नॉर्मली आप नहीं यूज भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो जो प्रॉपर आपकी स्टैंडर्ड BSL-1 का सेटअप है दैट शुड बी फाइन। बाकी कंटेमिनेशन, यस कंटेमिनेशन कैन अफेक्ट, मगर यहाँ पे जो कंटेमिनेशन का जो सोर्स है वो है लिक्विड से, क्योंकि आप एयर का ऐसा सेल मशीन में जो है वो इतना किरदार नहीं होता। अगर सेल आपकी जो आपकी इक्विपमेंट है एयर ले भी रहा है, उसमें पंप है एयर के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो हर 6 महीने में, साल में चेंज करते हैं। तो हवा जो मशीन के अंदर जा रही है वो तो स्टेराइल जा ही रही है। आप जो लिक्विड बेस्ड जो कंटेमिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मशीन में, उसको जो है वो आपके पास वो नजर आएगी प्लॉट पे। तो जब हम करते थे PCM भी, मुझे याद है, तो वहां किसी ने मुझे बताया था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कचरा आप डालोगे अपने एक्सपेरिमेंट में, सैंपल में, लिक्विड में, तो वो आपके पास आपके रिजल्ट में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो लिक्विड पे आपके पास वाटर क्वालिटी कौन सी है, बफर कैसा है, बहुत पुराना एक्सपायर्ड बफर तो नहीं है। कोई भी बफर आप ले लोगे, अगर वो एक्सपायर है, बहुत पुराना है, तो वो उसमें क्रिस्टल्स होंगे और वो आपके सेल्स को भी डैमेज करेगा, वो आपके रिजल्ट्स को भी अफेक्ट करेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीजें होनी चाहिए सारी। ठीक है, ठीक है। कंचन का मैसेज है कि IVD वर्ड स्टैंड्स फॉर, व्हाई वी यूज IVD प्रूफ इंस्ट्रूमेंट इन क्लिनिकल? इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। देखें, होता यह है कि एक इदारा है फेडरल ड्रग अथॉरिटी USA का, ठीक है,
फेडरल ड्रग अथॉरिटी और एजेंसी, इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, एफडीए। तो ये एफडीए जो है ये वो इदारा है कि जब कोई डायग्नोस्टिक का इक्विपमेंट बनाता है एफडीए उसको अप्रूव करता है। अगर वो अप्रूव नहीं है तो वो डायग्नोस्टिक सेटिंग में यूज नहीं किया जाता। ये एक तरह की सर्टिफिकेशन होती है मशीन की, जो कि उसकी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देती है मगर उसको इस काबिल बना देती है कि आप उसको डायग्नोस्टिक काम के लिए यूज कर सकते हैं। यानी इंसानों की बीमारी को तशखीस के लिए कि भाई बंदा बीमार है या नहीं है, उसके लिए ये बता सकती है। ठीक है, अगर आईवीडी अप्रूव नहीं होगा तो आपको फिर इन हाउस वैलिडेशन करनी पड़ेगी, मतलब खुद से वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो पेशेंट बीमार है वो बीमार नजर आए, जो बीमार नहीं है वो नॉर्मल नजर आए। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है आईवीडी का मतलब इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। सही है। सिमरन पूछती हैं कि जिस तरह आपने क्रिस्प आर का कॉन्सेप्ट बताया जीन इंसर्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो क्या हम डिलीशन ऑफ जीन्स के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं? देखिए आप क्रिस्पर जब आप करते हैं तो क्रिस्पर के साथ आप पूरा अब डिपेंड करता है प्रोटीन बेस्ड मेथड यूज कर रहे हैं या डीएनए न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वेक्टर बेस्ड। तो अगर आप वेक्टर बेस्ड कर रहे हैं तो उसमें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कोई प्रोटीन डिलीट होती है आपका पूरा कैस्केड एक्सप्रेस होगा, तो जो भी आपकी डिलीशन है वो हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि जो प्रोटीन जरूरी है ना, जो एंजाइम जो भी चीज जरूरी है क्रिस्पर के लिए वो आपको बाहर से डालनी पड़ती है, जैसे कैस्पेस 9 प्रोटीन इटसेल्फ, ये जो कैस्पेस 9 है, तो क्रिस्पर का जो बेसिकली वो है प्रोटीन, तो ये जो है आपको एक्सप्रेस करानी पड़ती है। तो उसके साथ आप एक अपनी जरूरी प्रोटीन डाल देते हो। अगर आप प्रोटीन प्योरीफाई प्रोटीन सेल में डाल रहे हो तो उसमें फिर आप जो है वो चांसेस नहीं होते कि आप जो है वो कर सके। तो अगर डीएनए बेस्ड है तो डिपेंड करता है कि क्रिस्पर की कौन सी मोड आप यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है। एमन पूछती हैं सर व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन साइटोमेट्री फॉर डेड एंड लाइव सेल्स? देखिए साइज छोटा होता है सेल का, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है थोड़ी सी, और वो फिर ऐसी डाइज इंटेक करने लगते हैं जो कि हेल्दी सेल्स आमतौर पर नहीं इंटेक करते। ठीक है। हलीमा पूछती हैं कि एपोप्टोसिस में सेल डेंसिटी या ग्रेन्यूल्स बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। कैन वी सी 3D स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स थ्रू दिस टेक्निक? नो। If my fluorescence is blocked by other organelles from the laser light, can we rotate? नॉट पॉसिबल। देखिए जब आपने क्वेश्चन किया है ना, हमने फ्लो साइटोमेट्री की नहीं है तो इस वजह से। ठीक है। तलहा पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, ओके सॉरी, इट्स ओके। देखिए अगर फ्लो साइटोमेट्री में समझ गया आपकी बात, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो है वो जो सोचने वाले होते हैं उन्हीं के जहन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर सेल है, सेल इटसेल्फ एक 3 डायमेंशनल बॉल होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो पेपर पे बनाने में तो फ्लैट लगता है मगर हकीकत में फ्लैट नहीं होता। तो जब लेजर उसको टकराती है ना, तो इन्होंने सही बोला है कि जो है सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं मगर वो लेजर की पावर इतनी होती है कि वो सेल के अंदर से गुजर जाती है, आर पार हो जाती है, क्योंकि सेल आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और ठीक है। यही स्ट्रैटेजी होती है एक तरह की। ठीक है, सही है। तलहा पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड साइटोमेट्री? देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में फ्लूइडिक्स नहीं होते, आपके पास एलाइजर प्लेट होती है अच्छी ऑप्टिकल क्वालिटी की, उसमें आप जो भी रिएक्शन कर रहे हो अपना उस पर कोई वेवलेंथ की लाइट होती है जिससे आपका जो है वो एब्जॉर्बेंस डिटेक्ट हो रही है, जो भी आपका फंक्शन है उसमें एक लाइट सोर्स है वो एक्साइट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हो आप जो भी आपका सिग्नल है और आपके पास डेटा रिकॉर्ड हो जाता है कि यार ये जो है वो इतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस आ रही है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली। ठीक है, यानी लाइट से रिलेटेड, इसमें फ्लूइडिक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह एक फ्लोरोमेट्री होती है, वो भी होती स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी है मगर उसमें वेवलेंथ होती है, वो फ्लोरोसेंट वेवलेंथ होती है और फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ये दोनों जो है स्पेक्ट्रोमेट्री या फ्लोरोमेट्री जो है इसमें लिक्विड का इनटेक नहीं होता और ये आमतौर पे बायोकेमिकल एसेस के लिए यूज होते हैं। जो साइटोमेट्री है वो सेल्स के लिए यूज होती है, उसमें लिक्विड इन्वॉल्व होता है, यानी लिक्विड इनटेक किया जा रहा है और सेल जो है एनालाइज हो रहा है स्ट्रीम के अंदर, इसलिए इसको फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं। ठीक है। सैयदा किस्सा पूछती हैं व्हाइल यूजिंग कैमरा फॉर सेल काउंट इज इट मैनुअली डन? देखिए अगर आप इमेजिंग फ्लो साइटोमेट्री की बात करें तो उसमें ऑटोमेटेड होता है। ठीक है। आई थिंक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं सारे। थैंक यू नुमान फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।